कि मैं भी PIIC में एज ए स्टूडेंट ही ज्वाइन करा और जो है उस वक्त सर्दियाँ पढ़ाते थे और सरदारियाँ लगती होती थी। हमारी क्लास के अंदर भाई एक कंपटीशन रखा गया। कंपटीशन तो आप लोगों की क्लास में भी ऐसे होते रहेंगे। असाइनमेंट्स, जो लोग हमारी क्लास के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको हम रिकॉग्नाइज भी करेंगे। इसी तरह हमारी क्लास के अंदर जब हमारी क्लास होती थी 6 से 10 रात में, तो 10 बजे हमारी क्लास है हुई है। सर्दिया ने बोला भाई ये काम है आप लोगों को करके आना है, जिससे पहले कर लिया उसको क्लास के अंदर हम जो है रिकॉग्नाइज करेंगे और पढ़ाने का भी मौका देंगे। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं रात को जाग के वो काम कर दिया। और कैसे किया भाई? यही कि भाई हमने जो है इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। अब उसके लिए भाई आपको नींद कुर्बान करनी पड़े, आपको जो है भूख लग रही हो आपको उसकी कुर्बानी देनी पड़े, देनी है, क्योंकि जो हमारे पास चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन चीज़ों को सीखना है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक यहाँ पे जो है 5-6 बैचेस को मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके अलावा आप लोगों का भी नया बैच है और ये जगह भी नहीं है तो कोई जो है मज़ा आएगा। और मेरे साथ जो है सरजीत भी होंगे जो कि लीड कर रहे होंगे इस क्लास को और उनके साथ इंशाल्लाह हम लोग इन चीज़ों को देख रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। विजन आप लोगों का होगा, विजन होता है सबका होता है, पर थिंकिंग होती है वो बात अलग है। हम डिफाइन नहीं कर पाते थे जिसके सवाल के जवाब देता है हमारे तो सेकंड में एडमिशन लिया तो एक्यूरेट आंसर नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थिंकिंग चल रही होती है कि ये हम चाह रहे कुछ करना चाह रहे, क्लियर नहीं होता। और इससे पहले जैसा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करी होगी, नहीं करी होगी तो अंडर ग्रेजुएट होंगे या कॉलेज में होंगे या स्कूल अभी कंप्लीट हुआ होगा, ट्यूशन अभी कंप्लीट हुआ होगा। जब हम कहीं पर एडमिशन लेते हैं, कुछ लर्निंग करने जाते हैं, कुछ पढ़ने जाते हैं, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म से हम जा रहे होते हैं। प्लेटफॉर्म हमारे पास जिस तरीके से ये KEC का प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास, आपके सामने, आपके एक्सेस में, आप लोगों का इसका पार्ट है, इस जर्नी का पार्ट है। इसके अलावा और दूसरे प्लेटफॉर्म का भी आप पार्ट रहे होंगे जैसे कि यूट्यूब है, बहुत बड़ी आपके सामने एग्जाम्पल है लर्निंग करने के लिए। ई बुक्स आप लोग पढ़ते होंगे, मतलब ऑनलाइन जो बुक्स PDF में आ जाते हैं, जब बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिला होगा जो आपने यूज़ कर रहे होंगे, तो सवाल ये आता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आज तक कोई एक आपने कंप्लीट करा, मतलब एक होता है मैंने अपनी जर्नी का स्टार्ट करा और मैंने दरमियान में छोड़ दिया किसी वजह से, या मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा या मैं स्लो चल रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस में। और एक जवाब ये होता है कि मैंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोर्स स्टार्ट करा, कोर्स से बात कोई भी चीज़ हो सकती है जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट के ऊपर कंटेंट करता हो, उसको आप कंप्लीट कर लो। तो कितने यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ये मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने कहीं ना कहीं, सपोज यूट्यूब कर सकते हैं, सपोज कोई भी प्लेटफॉर्म कर सकते हैं, जो आपने अपनी खुशी से लिया हो। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक की सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा, वो तो ज़्यादा कंप्लीट करते हैं आप लोग। मैं बात कर रहा हूँ कोई एक्स्ट्रा स्किल सेट की जो आपने किसी प्लेटफॉर्म पर जाके कुछ कंटेंट, सेट ऑफ कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन कंप्लीट करा। कितने आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई एक चीज़ कंप्लीट करी, कोई एक चीज़। तो यहाँ पर 40% है, 35% का हैंडल हुआ। इसका मतलब ये आप में से अगर 35 में 40% हैंडल हुआ, मतलब बाकी लोगों ने अपनी किसी और वजह से नहीं करा, लेकिन अभी का चक्कर जो डेटा है उसके मुताबिक मैं ये एक्सपेक्टेशन क्या मैं कर सकता हूँ, ये मैं हाँ या ना में आपसे जवाब देता हूँ कि आप में से 65% स्टूडेंट्स अभी तक अगर किसी कोर्स को आपने कंप्लीट नहीं करा तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस और नो? उसकी रीजन क्या है कि आपने एक एक्सपेक्टेशन लगाई। वो बात है कि विजन क्लियर है या नहीं, कहीं ना कहीं विजन क्लियर होता है तो एडमिशन लेता है, बिल्कुल बिला वजह से नहीं लेता। वो बात है कि आप डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो एक प्रॉब्लम आपको ये समझ आ गई कि आपने स्टार्ट करा लेकिन एंड नहीं करा, कंप्लीट नहीं करा, तो कहीं ना कोई यहाँ पर जो स्टेज की तरफ लोग बैठने की जिम्मेदारी है। लेकिन डिलीवर्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन
आपके माइंड में पूरा डेटा इंजेस्ट करना। अब इतनी बड़ी कैपेसिटी में स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये तो शायद इतना आसान नहीं होगा कि आपके माइंड में और डेटा इंजेस्ट करना। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन आपको बता दी जाएगी किस तरीके से डिलीवर, फिर आपने जो जो इंटरेस्ट देगा, टाइम लगाएगा, उसको तो वो डिलीवर्ड कंटेंट हो जाएगा। ऐसे ही तो इसका मतलब दो जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर बनती है जो यहाँ पर लोग बैठे हैं। पहला, आप पहले अपना माइंड सेट ये सेट कर लें, मैंने अगर एडमिशन लिया है मुझे कंप्लीट करना है, पहला ही हो कंप्लीट वाला। दूसरा, इतनी बड़ी कैपेसिटी की क्लास है तो से जो अचीव किया जा सकता है, जिसका बेनिफिट जाहिर है मुझे भी होगा और आप लोगों को भी होगा और आप लोगों से किसी होगा, वो कंटेंट आप तक डिलीवर करें, इसकी डायरेक्शन डिलीवर करें। और डिलीवर करने का जो हमारा अंदाज होगा, तरीका होगा, तो हम कुछ स्टेप्स में लेके चलेंगे, मतलब मॉड्यूल्स की सूरत में लेके चलेंगे, ताकि वो कंटेंट जब आपको डिलीवर करें तो साथ साथ आपको पता हो ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ और पढ़ के मुझे बनाना क्या है। तो हम लोग प्रोडक्ट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से चलेंगे, मतलब हम पहले दिन से ही कोई आज का तो ओरिएंटेशन होगा, प्रैक्टिकल में कोशिश करेंगे करने की, कम होगा, लेकिन हमारी कोशिश क्या होगी कि पहले दिन से हम डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच पे करेंगे, फिर जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, साथ साथ वो बना भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसको व्यू भी कर रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं। इस अप्रोच से हम करेंगे। तो जो एजेंटिक रियलिटी एरा है, मैं आपको एक वर्ड बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को दूसरी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली क्लास में इसमें मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो आप तक कैसे अप्रोच करेंगे और आप उन तक कैसे अप्रोच करेंगे, और एक बिग पिक्चर क्या है। सही है, ऑल द मतलब एट द एंड हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हैं सर इमरान, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो आए और जो उनके पास डेटा है, कंटेंट है और जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्या है आपको आज की क्लास में तो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है, उनकी टीम यहाँ होगी, शायद वो बीच बीच में चक्कर लगाएं, अपनी टीम से कोऑर्डिनेशन हो। तो अगर आज आप लोगों को मौका मिलता है, उनसे बात आपको हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो सवाल आपके रहेंगे क्वार्टर एंड तक या पूरे कोर्स का एंड तक, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सर इमरान है तो वो बेहतर इस बात को डिलीवर कर सकते हैं। सर व्हाट डू यू, और प्लीज वेलकम टू द सर इमरान। आवाज आ रही है ऊपर में? वो लास्ट ऊपर बंदा बैठा उसने हैंड रेस करके बताया, आवाज आ रही है? हैंड रेस कर रहा हूँ तो मालूम जिसको आवाज आ रही है, दोनों कर लो। अच्छा खैर, क्लियर है सबको? अभी थोड़ी देर पहले ना जब मैं दाखिल हुआ तो सरमीन मेरे बाद है, तो स्टेज के तरह मेरा का पता नहीं चल रहा था आ रही हूँ, तो मैंने लाइट ऑन करवाई थी, स्टूडेंट देखने के सरमीन है कौन से। अच्छा, और हमका से तो मुलाकात हुई कुछ दिन पहले हमने सेमिनार करवाया था, किसने अटेंड किया था? ठीक है, मुझे देखा था, ठीक है, तो मैं कभी कभार नजर आता हूँ, किस्मत आऊँ तो आज आप लोगों का गुड लगे कि नजर आ रहा। मैं सिर्फ यही तरह से थैंक यू। ये आमिर भाई है हमारे, उनकी थोड़ी देर में ऊपर बुला के चले दिखाऊंगा। ये इसने अच्छे अच्छे फोन बनवाते हैं तो आमिर कराता है, वीडियो भी बनाता है हमारे पोर्टल के ऊपर। आप लोगों की स्टोरीज भी देखा फेसबुक पे, कितने देखिए, और रिकॉर्डिंग भी आमिर करता है और एडिटिंग भी आमिर करता है, पोस्ट भी कभी कभी आमिर करता है। खैर, तो ये आप लोगों की जो सक्सेस स्टोरी चल रही होती है, आपके काम आएगी आगे करके कभी जब आप बहुत बड़ी अपनी सिस्टम लिमिटेड जैसी, सिस्टम लिमिटेड से बनना है तो हैंडल मिलेगा कहाँ? सिस्टम लिमिटेड, हाँ खड़े होइएगा जरा, मैंने बताया था सिस्टम लिमिटेड के बारे में मैंने सरकार में बोला था, याद है किसी को? शारा फैसल पर है लग्जरी सब। सिस्टम लिमिटेड का याद है? बड़े थे जब जिसने एग्जाम पास किया था वो आगे आया था। फिर जिस तरह हमने बताया हैकाथॉन हुआ था उसका, तो हमारा भी एक हैकाथॉन हुआ था, उसके अंदर हम सेलेक्ट हुए। मैं स्टूडेंट से टीचर बना, टीचर से फैकल्टी लीड से इस्लामाबाद का लीड, इस्लामाबाद लीड से फिर पंजाब का लीड, पंजाब के लीड से अभी आपकी दुआओं से और अमीन भाई की साथ होने की वजह से हम लोग अभी पूरे पाकिस्तान के लीड हैं। तो ये सारी चीज़ें सर देख रहे होते हैं। मैनेजमेंट आपको सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, आपने हमसे कम्युनिकेशन कैसे करना है। आपका पोर्टल का लिंक तो याद है?
यस सर। बजा लो यार, कोई मसला नहीं। तो कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि बजाने की सीख रही है, और कुछ नहीं तो हाथों में सिखाया हुआ है कि खंडे में खड़े होकर बैठ सकते हो। पोर्टल ऐसे लोग नहीं है, मेरे सर आपकी जो ईमेल आई थी उसका पोर्टल नहीं खुल रहा, वो लिंक एक्सपायर हो गया उनमें। वो हम पहले दफा रजिस्टर करते हैं ना, ईमेल आती है, वो दोबारा क्लिक करके एक्सपायर हो गया, तो कहते हैं सर पोर्टल नहीं खुल रहा। तो लिंक देख लें, कभी भी आपने पोर्टल किसी भी ब्राउजर में दुनिया से ओपन कर सकते हैं, या आप लिंक लिखेंगे अपने ब्राउजर में और अपना जो आईडी पासवर्ड होगा पोर्टल का, ईमेल का पासवर्ड लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा। हमारे जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे तो पोर्टल ही होगा हमारा। दूसरा आपको ईमेल साइन करना है, कभी कुछ 19-20 होगी, कुछ होगा, ईमेल आएगी। अभी जो कल ईमेल आई है कितने लोगों ने देखी है? तकरीबन 80% ने देखी है। बाकी लोग भी जाके कल सुबह की ईमेल को देखते हैं, जिसने फीस पेमेंट की थी उसको ईमेल कल सुबह तक, किसने की जिसको ईमेल चली गई थी, उसके अंदर एक लिंक आया हुआ डिस्कॉर्ड का। क्या डिस्कॉर्ड का? अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग करते हुए जैसे सिखा रहे हो, उसमें करते हुए कुछ एरर आ होगा, तो आपने वहाँ पर पिक्चर के साथ अपने मैसेज का पोस्ट करना है कि मुझे ये मसला आ रहा है, गाइड कर दें। तो कोई ना कोई उधर होगा डिस्कॉर्ड पे, सरलीन की कैसे टीम है पूरी, वो क्या नाम है करके अचानक में पोर्टल कर लीजिए, और एक और भी हमारे साथ ऐड हुए वॉलंटियर्स जो है वो भी जो होंगे वो आपको गाइड करते रहेंगे। उसके अलावा कुछ फेसबुक या इंस्टा का पेज भी हमारा किया गया जिसके नाम से बना हुआ है, वहाँ पर भी सारी कुछ अपडेट्स हो रही थी, वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। और दूसरा व्हाट्सएप का एक ग्रुप बन गया, मिल गया ग्रुप? नो सर। लिंक मिल गया, जिसको नहीं मिलेगा वो लिंक तो वो ईमेल कर दे, ठीक है, ताकि हमें पता हो आपको सर मेरी क्लास होगी, मुझे पता हो कि हमारे पास अभी इस वक्त तकरीबन कोई 20 मुख्तलिफ सेशन चल रहे हैं जो मुख्तलिफ टाइमिंग में मुख्तलिफ डेज में होते हैं। अब मेरी क्लास होगी तो मुझे नहीं पता जब तक की डिटेल्स नहीं होगी। अगर आप डिटेल बताएंगे तो विदिन एक क्लिक मैं आपको रिप्लाई करेगा, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा आपकी डिटेल भिजवाओ, फिर आप भेजेंगे, फिर मैं डिटेल दिखाऊंगा तो 4 काम करेंगी। अगर आप डिटेल भेजेंगे तो एक के अंदर आ जाएगा। PIAC से कॉन्टैक्ट करने के दो तरीके हैं। ऑन दी स्पॉट रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई लाजमी आता है। तो ये पता है सबको? किसी ने कोई ईमेल किया कभी? किसने ईमेल किया? किसने नहीं किया? इस ईमेल आईडी पे किसने ईमेल किया? नो। नहीं किया? व्हाट्सएप किया किसने? जवाब आया? ठीक है, वो कभी कभार 48 आवर्स होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है विदिन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स आ जाए। लेकिन जब भी आप इन पर कॉन्टैक्ट करेंगे चीजें मेंशन करेगा आपने, सर मैंने फीस पे कर दी, फीस पे नहीं हुई, तो जब तक आपका रोल नंबर नहीं होगा तो हम क्रॉस चेक नहीं कर सकेंगे कि किसकी फीस आई और किसकी नहीं आई। तो आपने प्रॉपरली चीजें मेंशन करनी है सारी, और कुछ नहीं तो अपना NIC नंबर या ईमेल भी दे देंगे ना हमें, तो हम उससे भी सर्च कर लेंगे। लेकिन अगर रोल नंबर होगा तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि NIC जब सर्च करके रोल नंबर निकालेंगे फिर दूसरी जगह पे जाके डेटा सर्च कर लेंगे, तो ये चीज़ें मेंशन करने की तो हमारे लिए आसानी होगी। कभी भी जो मैंने आपको हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बताया उस पर जब भी कोई अनाउंसमेंट आएगी तो आप किसी को फोकस करेंगे? बैच। ठीक है, आप लोगों का बैच है, बैच 66 होगा या बैच 66 to 70 ये लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है वो आपसे निकालेंगे। अगर 66 का वर्ड उसमें नहीं है तो आपसे निकालेंगे, ठीक है। और आपके पोर्टल के ऊपर भी एक अनाउंसमेंट का पेज है, इसके ऊपर भी मैं जो भी अनाउंसमेंट हम फेसबुक वगैरह पर डालेंगे उसमें मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। अनाउंसमेंट में शेयर करेंगे पोर्टल पे जब आ जाएगा। तो ओवर टू यू सर, ठीक है सर, आप अपने थैंक यू सो मच। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि मुझे क्लियरिफाई होना, क्योंकि कॉन्टैक्ट कैसे करना है अगर इन केस ऑफ कोई क्वेश्चन होता है एडमिनिस्ट्रेशन। एक्चुअली नेचुरल 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैकल्टी। तो हमारे जो क्लास टीचर्स होते हैं, आप कोशिश करें उनसे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन उनको नहीं है, क्योंकि वो डिपार्ट अलग है, टीचर्स बिल्कुल सेपरेट होते हैं, पढ़ाने वाले एडमिनिस्ट्रेशन अलग होती है। तो अगर आप क्लास टीचर को एडमिनिस्ट्रेशन का काम बोलेंगे या सवाल करेंगे तो पॉसिबल है कि उनका जवाब ना बताओ, और ये पॉसिबल है आप काम देंगे उनका टाइम, जो कीमती टाइम है वो डायल्यूट करेंगे दूसरे काम पर जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए दोनों डिपार्टमेंट्स को सेपरेट रखें। अपनी जो
कंटेंट से रिलेटेड क्यूरी है वो उसको टीचर के पास लाएं, जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिलेटेड क्यूरी है वो टीचर के पास में जाने के बजाय जो अभी पूरा आपको प्रोसीजर बताया है उसको फॉलो करें, तो इससे प्रोफेशनलिज्म हमारा बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पर हमें टॉपिक नजर आता है आइडेंटिटी, राइट, और इसके ऊपर हम बात करेंगे बिल्डिंग ऑटोनोमस एआई दैट अंडरस्टैंड डिसाइड्स एंड एक्ट्स। और ये प्रेजेंटेशन डिजाइन एंड डेवलप बाय सदिउल्लाह खान, और सदिउल्लाह खान के आपको नीचे कितनी मास्टर डिग्री नजर आ रही है 6 नजर आ रही है, तो यह एक कंप्लीट करना मुश्किल है, सर 6 कंप्लीट करेंगे, वो भी अमेरिका से, जिसमें से एक मैं हाल पाकिस्तान से होगी और 5 अमेरिका से ऑलमोस्ट, तो ठीक है। अब हमें ये सारी चैलेंजेस मिलते हैं और देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप लोगों ने क्या पढ़ना है और आप लोगों ने क्या करना है। हमारी तरफ से एक आपको पॉजिटिव चीज़ मिलेगी कि जो कोर्सेज आपको मिलेंगे, जो कंटेंट आपको मिलेगा वो हम अप टू डेट करते रहते हैं। अगर अभी तक जिस एजुकेशन सिस्टम से आप में से मोस्टली स्टूडेंट हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं मालूम सबका बैकग्राउंड, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने कोर्सेज पढ़े हैं जो प्री डिफाइंड प्री सेट होते हैं, मतलब पहले किसी ने फाइनलाइज कर दिए, एक बुक बना दी, उस बुक का सिलेबस फिक्स कर दिया और बात तक हो गया। अब दुनिया के कल्चर में थोड़ा सा चेंज हो गया। हम ये कह सकते हैं अगर हम किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो उसकी जो प्ले ग्राउंड की तालीम है वो फिक्स हो सकती है, प्राइमरी स्कूल फिक्स हो सकता है, सेकेंडरी स्कूल भी बहुत हद तक फिक्स हो सकता है, मतलब कंटेंट प्री डिफाइन हो सकता है, पहले से फाइनलाइज हो सकता है ड्राफ्ट। लेकिन हम जितना जितना अपर क्लास आते जाते हैं, मतलब ए लेवल, ओ लेवल, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तो वहाँ पर जो कंटेंट है वो कंटेंट की एक्सपायरी वैलिडेशन बड़ी कम हो गई है। जितना स्पीड में टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ रहा है, जितना स्पीड में चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, एक्सपायरी वैलिडेशन से मुराद एक कंटेंट डेप्रिकेट हो जाना या उसकी वैल्यू पहले जैसी नहीं रहना, उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाए। सही, अगर मैं आपको आज उस मोबाइल के बारे में बताऊँ जो 2003 में चलता था, तो ये आपके लिए गलत बात हो जाएगी, आपके कैरियर के लिए गलत बात हो जाएगी। तो ये मैं आपको उसी मोबाइल के बारे में बात बताऊँ जो आज की दुनिया में वर्किंग कर रहा है। इसकी रीज़न ये है, दुनिया में इतना कंटेंट है, 1 करोड़ से ज़्यादा बुक्स हैं, तो सब तो नहीं पढ़ा सकते ना, हमें क्या वो सब पढ़ के आना है, हर चीज़ पढ़नी डिटेल में पॉसिबल नहीं है। तो हमें लेस स्मॉल स्ट्रेटजी पे चलना पड़ेगा, जिसमें हम बड़ा लिमिटेड चीज़ों को देखने होंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, फिर साथ साथ हम काम करते जाएंगे तो और चीज़ें सीखते जाएंगे। सब नहीं पढ़ सकता हर बंदा, पॉसिबल नहीं है और गलत। अब इस माइक में हम मजीद जिद्दत ला रहे हैं, अपग्रेड ला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, एक्स्ट्रा चीज़ें लगाते जाए टाइम टू टाइम, उसका हम इनोवेशन कहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी बिजनेसेस हैं, जो आप तक अप्रोच करते हैं थ्रू द एप्लीकेशन, तो उनकी नहीं कि एप्लीकेशन का जो रोल है वो इनोवेशन का है। ये बिजनेस तो है, ऑलरेडी चल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन रेडी करी है और वो एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने एक इनोवेशन करी है, उस एप्लीकेशन में वो मजीद अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम इंक्रीमेंटल बेसिस पे। और उन अपडेट्स का आपको क्या बेनिफिट होता है कि आपका काम आसान हो जाता है, जो प्रॉब्लम पहले दिन वो सॉल्व हो जाती हैं और वो आपको भी फायदा देती है कि आपका इन शॉर्ट टाइम बता देती है और आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है। बैंक को भी फायदा देती है कि बैंक जो उस एप्लीकेशन को बनाकर आपको देना, उसका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है और नई नई चीज़ें पर प्रोड्यूस करवाना। तो इस वक्त जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपका जो मेजर रोल है मार्केट में कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा इनोवेशन का, कि आपने भी इसी तरीके से मार्केट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है और उस अंडरस्टैंडिंग का सोल्यूशन थ्रू द टेक्नोलॉजी देना है। तो ये इनोवेशन आप लोग करेंगे मार्केट के लिए। तो इस इनोवेशन को करने के लिए जरूरी होगा समझना कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम समझने के लिए कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री को देखना होगा, जैसे कि बैंक की हम देखेंगे, हम बोलेंगे बैंक में ये वाली प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन यूजर तक पहुंचता है वो थ्रू द एप्लीकेशन पहुंचता है, वेबसाइट पहुंचता है। तो जो वेबसाइट और एप्लीकेशन का मार्केट में रोल है वो इनोवेशन का है और वो किसी ना किसी बिजनेस का यूज केस आपके हाथ में थ्रू द मोबाइल आपको पहुंचा दिया। तो हमें 2 केसेस समझ में आ गए, इंटरनेट का इस्तेमाल क्या है हमें समझ में आ गया, एप्लीकेशन का इस्तेमाल क्या है हमें ये भी समझ में आ गया कि एप्लीकेशन कोई ना कोई कमर्शियल इंडस्ट्री का यूज करे और वो एक इनोवेशन है। हम ये कहते हैं इंटरनेट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि वो एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, इसलिए हमें इंटरनेट चाहिए। अगर मैं एप्लीकेशन हटा दूँ तो इंटरनेट आपके डायरेक्ट किसी काम करेंगे। अब हम थोड़ा सा स्टेप आगे आते हैं
ये जो एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी है ये 90s में 1990 में सारा ये गेम स्टार्ट हुआ, 95 में वेबसाइट आनी शुरू हुई, एप्लीकेशन आनी शुरू हुई। तो पहली जो वेबसाइट ई-कॉमर्स बनी थी जैसे अलीबाबा था B2B पे, तो उसने क्या कहा, मैंने कहा कि वेबसाइट है, वेबसाइट किसने यूज होती थी, रीडिंग के लिए, न्यूज़ के लिए, कि अगर आप तक कोई किताब पहुँचानी है तो वेबसाइट यूज हो गई, कम्युनिकेशन करनी है वेबसाइट यूज हो गई, कोई रीडिंग करनी है वेबसाइट यूज हो गई। तो पहले वेबसाइट कमर्शियल नहीं थी, मतलब बिजनेस थी था, उससे कमाया नहीं जाता। तो अलीबाबा ने क्या करा, अलीबाबा ने कहा कितनी ज़बरदस्त सर्विस है, यूज़र के हाथ में है, मतलब उसके डिवाइस में है, तो इसको तो कमर्शियल बनाया जाए, इससे तो कमाया जाए, इसको ई-कॉमर्स बना दो। तो ये बिजनेस टू बिजनेस हम अपनी कॉन्टैक्ट बनाते हैं, सामान बेचते हैं। तो उसने इसी वेबसाइट को, इसी एप्लीकेशन को एक नया सेट किया, इनोवेशन के लिए। उसने कहा इसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे सामान खरीदा और बेचा भी जाता है इसी वेबसाइट से, जो पहले रीडिंग के लिए यूज होती है। इसी तरह सोशल मीडिया में कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए यूज हो सकता है, अगर किसी को अपनी आवाज़ उठानी है तो उसको किसी प्लेटफॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाकर एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सोशल मीडिया, यहाँ पर आके वो अपनी वॉइस रेज कर सकता है, सही है, या अपना कोई ना कोई पब्लिक इंटरेक्शन अपनी सोशल प्रोफाइल बना सकता है। इस तरीके से बहुत सारी इनोवेशन आती है यूज के साथ है, और जिन लोगों ने इस इम्पोर्टेंस को समझा उस दौर में 95 में 2000 में, वो कंपनी उसी टाइम पर यूनिकॉर्न्स बन गई। यूनिकॉर्न्स मतलब क्या होता है, $1 मिलियन कमाने वाली कंपनी है, मतलब जिसकी रेवेन्यू पर ईयर $1 मिलियन पे जाता है, ऑलमोस्ट $10 मिलियन पे जाता है। तो वो क्यों हमारी कंपनीज जो है जिन्होंने सही टाइम पर सही सोचा, मतलब हो सकता है बहुत सारी बंद भी होगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बंद हो गए इस बात पर, लेकिन अभी हम सक्सेस रेट की बात कर रहे हैं। वो यूनिकॉर्न्स बनी क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पर राइट मार्केट की रिक्वायरमेंट समझी। उन्होंने कहा इस वक्त दुनिया में अगर कुछ नया लाना है तो वो थ्रू द वेबसाइट या थ्रू द एप्लीकेशन, क्योंकि ये यूजर के कंट्रोल में, यूजर के हाथ में। उन्होंने इस इम्पोर्टेंस को समझा और उन्होंने अपनी डायरेक्शन कहाँ पर कंप्लीट करी, यूनिकॉर्न्स पर आ गए, और आज तक वो यूनिकॉर्न ऐसा नहीं खत्म हुआ। तो उसका मतलब उस दौर में जिसने इस प्रॉब्लम की अहमियत को समझा वो $1 मिलियन की कंपनी बनी, उसने पैसे कमाए, उसने अपना एक बड़ा मार्केट में अब ये कह सकते हैं हम लेवल क्रिएट करा। तो अभी के दौर में भी एप्लीकेशन और वेबसाइट का बहुत बड़ा रोल है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं अभी जो इतना टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आ गया है, अभी के दौर में वो राइट थिंकिंग क्या होगी, वो राइट बिजनेस क्या होगा, जैसे उस दौर पर वेबसाइट और एप्लीकेशन थी। तो अभी ऐसा क्या रेवोल्यूशन है जिसको हम समझ लें और हम उस पर अपनी पूरा टाइम लगा दें, तो हमारे पास भी वो अपॉर्चुनिटीज होंगी जो सन 90s में, सन 2000 में उन कंपनीज के पास जब वेबसाइट नहीं आई, जब एप्लीकेशन का दौर नहीं आया था, तो उनके पास भी। तो हमें वहाँ पर एक टॉपिक मिलता है और वो टॉपिक का नाम है आइडेंटिटी एआई। टॉपिक का नाम दोबारा बताएं एक बार, आइडेंटिटी एआई। आइडेंटिटी एआई। अब हम कहें इसको हम इतनी बड़ी दुनिया से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन से कैसे मैच कर रहे हैं, वेबसाइट से कैसे मैच कर रहे हैं। तो एक छोटा सा यूज केस आप लोगों के पास है, वो है चैटजीपीटी। चैटजीपीटी नहीं होगा तो मेटा होगा, जो व्हाट्सएप पे मौजूद है या मैसेंजर पे मौजूद है। मेटा नहीं होगा तो नहीं होगा जो गूगल पे मौजूद है। वो नहीं होगा तो कोपायलट होगा जो विंडोज, कोई ना कोई आपने प्लेटफॉर्म चलाया होगा। प्रोबेबिलिटी है आप में से ज़्यादा लोगों ने चैटजीपीटी चलाया होगा। तो जब हम चैटजीपीटी पे जाते हैं, हम उनसे एक क्वेश्चन करते हैं और वो हमें रिस्पॉन्ड करता है, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि वो क्वेश्चन के आंसर दो तरीके से आते हैं। जब हम गूगल पे पहले जाते थे, हम वहाँ पर कोई भी सर्चिंग करते थे, तो वो जो जवाब देता था वो पहले से नहीं रखा होता, मतलब वो सर्चिंग करके जाता है। लेकिन हम चैटजीपीटी में जाते हैं, हम सवाल करते हैं, वो सवाल के बाद पहले नहीं रखा होता, बल्कि नॉलेज उसके पास थी और वो आपके लिए नया जनरेट करके देगा, पर्सनलाइज, मतलब आपके सवाल के हिसाब से आपका जवाब जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट मिलता है कि वो जनरेट कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, वो पहला बनाया सवाल का जवाब ढूंढ के नहीं ला रहा, बल्कि इसके बाद नॉलेज है और वो आपका सवाल समझ के आपको जवाब दे रहा है। ये टेक्नोलॉजी हमें समझ आ जाती है। अब हम कहते हैं इसके पीछे क्या है, ये जो हम चैटजीपीटी देते हैं इसके पीछे क्या है, तो मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। उसके पीछे ट्रांसफॉर्मर्स हैं। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, आप कहेंगे यार एक्चुअल मुझे थोड़ा सा मोटी चीज़ बता दो, एलएलएम बता दो कि है क्या है। तो मैं आप लोगों को सिंपल सवाल करवाता हूँ, इसके पीछे है एलएलएम। एलएलएम होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हम ये कहते हैं चैटजीपीटी पे जाते हैं, कोपायलट पे जाते हैं, जेमिनी पे जाते हैं या हम मेटा पे जाते हैं, किसी एक पे जाते हैं। उसके पीछे एलएलएम मॉड्यूल है जो हमारे सवाल का जवाब इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है और ये सवाल का जवाब जनरेट होकर आता नहीं है।
तो हमें LLM की नई टेक्नोलॉजी बताई, हमने कहा ये ज़बरदस्त है। तो अब मैं आपसे वही सवाल करता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इंटरनेट की सूरत में कहा था। मैंने कहा था इंटरनेट क्यों यूज़ करना है, आपने कहा क्योंकि मुझे एप्लीकेशन चलानी है। तो मैं अगर आपको कहूँ जैसे इंटरनेट आपके पास है, वो आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और एप्लीकेशन ईमेल रेंडिंग ऑफर करनी होती है। तो अगर मैं आपको LLM दे दूँ जो ChatGPT यूज़ करता है, अगर ChatGPT जाता है वो LLM यूज़ करता है, तो क्या आपका LLM से डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी ChatGPT की बात कर रहे हैं। हमने कहा ChatGPT के पीछे कौन है? LLM। हमने कहा यार मैं आपको LLM दे दूँ जितने यहाँ लोग बैठे हैं डायरेक्ट, तो क्या आपके वो किसी काम का है या नो? नो। आप कहेंगे वो LLM में क्या करूँगा, वो मेरे किस काम का, मैं तो फायदा कैसे करूँगा। हो सकता है आप टेक्निकल हो, डेवलपर हो, वो बोले मैं ऐसे ऐसे फायदा उठाऊँ, लेकिन वो 1% होंगे, क्योंकि अभी तो डेवलपमेंट की जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो हमें ये समझ आता है कि LLM बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन डायरेक्ट हमारे किसी काम की नहीं। हम क्या करेंगे? 98% लोग ये कहेंगे हाँ डेवलपर नहीं बोल रहे, डेवलपर की सोच अलग है, क्योंकि वो बना रहा है। इसी तरीके से हम कहेंगे यार एप्लीकेशन बना रहा है, इंटरनेट का क्या रोल मेरे पास। तो हमें ये समझ में आता है LLM को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू द ChatGPT या थ्रू द मेटा या थ्रू द जेमिनी या थ्रू द कोपायलट। इसी तरीके से इंटरनेट को हम कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लिखते। तो हमें बात समझ में आती है कि LLM के ऊपर एक यूज केस है, वो है ChatGPT। वो है तो मैं उस LLM मेरे काम पे LLM उसके डायरेक्ट कनेक्ट है, हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ChatGPT मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम कर सकता है? प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें, अगर हम एप्लीकेशन से मैच करें, बैंक की एप्लीकेशन हो गई, लेंडिंग, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी यूट्यूब हो गई, ये एप्लीकेशन को देखें और इसका मार्केट का इम्पैक्ट देखें, कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में इसने अपनी दी, कितना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में क्रिएट करा, कितना इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाया, आपको नहीं पता कि दूसरी क्या है। और वो दूसरी कैटेगरी ये है कि वो चैट के साथ साथ एक्शन भी ले सकता है, मतलब किसी और से काम नहीं करवा सकता, मतलब दरवाजा ओपन करवा सकता है। सिर्फ ये नहीं बताया दरवाजा ओपन करने के लिए, लेकिन उसके पीछे डेवलपमेंट है, उसके पीछे बनाने के लिए हमें पूरा काम करना पड़ेगा, और वो वर्किंग बहुत बड़ी भी है और छोटी भी है, वो डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। तो हम ये कहते हैं वो क्या चीज होगी LLM के ऊपर जो चलेगी, जिस तरह इंटरनेट के ऊपर एप्लीकेशन है, कोई बिजनेस का यूज केस कवर करती है, इनोवेशन से इस्तेमाल होती है, इस तरह LLM के ऊपर क्या होगा जो किसी बिजनेस यूज केस को कवर करेगा, इंडस्ट्री के यूज होगा, कमर्शियल इंडस्ट्री, कोई बिजनेस डोमेन के यूज होगा, मेडिकल के यूज होगा, बैंकिंग यूज होगा, या किसी भी मार्केट के यूज होगा, और हमें वो आसानी करेगा जिस तरीके से एप्लीकेशन हमें आसानी करनी है। तो वो यूज केस है, उसका जो नाम है वो है एजेंटिक एआई। तो इसका मतलब जिस तरीके से एप्लीकेशन है उसी तरीके से एजेंट्स। अब एप्लीकेशन एजेंट नहीं है, अगर मैं आपको एयर कंडीशन की एग्जांपल दूं तो किसी भी चीज को समझाने के लिए आसान तरीका होता है कि जो चीज आपको पहले से पता है उससे मैच करो, तो उससे क्या होता है आधा डेटा आपके पास होगी, आधा मुझे पता। अगर मुझे आपको एयर कंडीशन समझाना हो, क्योंकि आपको पंखे के बारे में नॉलेज है, फैन के बारे में नॉलेज है, तो ये मैं कह सकता हूँ यार जैसे फैन होता है उसी में 4-5 चीजें ऐसी लगा दो तो बोले ऐसी होता है। तो ऐसी फैन नहीं होता, ऐसी को मैं फैन से कंपेयर नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि पहले फैन होते थे, अब नए टाइप के फैन को हम ऐसी करो, एयर कंडीशन अलग है, फैन अलग है, लेकिन समझाने के लिए मैं एग्जांपल यूज कर सकता हूँ फैन, ताकि आपको बात समझ आ जाए। इसी तरीके से एजेंटिक एआई की डेफिनेशन समझाने के लिए, जिसको हम एआई एजेंट्स भी बोलते हैं, एजेंटिक एआई भी बोलते हैं, एआई एजेंट्स की डेफिनेशन समझाने के लिए मैं आपको एप्लीकेशन की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एप्लीकेशन आप लोग इस्तेमाल करते हैं और आपको मालूम है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आपको मालूम है, आप इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल दी। एआई एजेंट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह एप्लीकेशन बनती है, जिस तरह एआई एजेंट, जिस तरह एप्लीकेशन किसी कमर्शियल यूज केस के लिए बनती थी इंटरनेट के ऊपर, एआई एजेंट एलएलएम के ऊपर बनते हैं। तो हमें एक यूज केस समझ आता है इंडस्ट्री का, अभी मुझे एक यूज केस इंडस्ट्री का समझ में आता है। इसके बाद जो नई कैपेबिलिटी है वो है ऑटोनोमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एजेंट ह्यूमन की तरह डिसीजन मैनेजमेंट कर सकता है, सोच सकता है। जिस तरह एक ह्यूमन को मैं काम देता हूँ तो वो सोचता है, अगर मुझे आप यहाँ पर 3 चीज़ें दें, आप मुझे नमक दें, आप मुझे चीनी दें और मुझे मसाला दें, सही है, कोई ना कोई मिर्चें दें, नमक और शुगर, सॉल्ट शुगर है, कोई ना कोई आपने मुझे ब्लैक पेपर दे दिया या रेड पेपर दे दिया या कोई भी मिर्चें दे दी, और आप मुझे चाय का कप दें। अब मुझे बताएं मैं तीनों में क्या चीज़ चाय में ऐड करूँगा,
क्योंकि मैं ऑटोनोमस में डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, डेटा है, मुझे पता है चीज है। सही है। इस लेवल की ऑटोनोमस जब हम किसी सिस्टम को देते हैं हम उसको बोलते हैं ऑटोनोमस, क्योंकि खुद मुख्तार है, उसमें 3 चीजें दोगे, उसको पता है तीनों में क्या इस्तेमाल करना है। सही है। अगर चौथी चीज चाहिए ये कॉल भी करेगा, बोले यार तीनों में कुछ भी यूज नहीं करना, ये चौथी चीज लाके ये चाहिए। सही है। तो ये ऑटोनोमस की कैपेबिलिटी होती है, ये नई चीज है जो एप्लीकेशन के पास है। किसी एप्लीकेशन में आपको ऑटोनोमस नहीं मिलेगा। हो सकता है किसने यही लगा दिया बड़ा दिमाग चला के, लेकिन वो 1% है। तो ऑटोनोमस वाली जो कैपेबिलिटी हम एप्लीकेशन में लाएंगे, हम उसको एजेंटिक एआई बोलते हैं, क्योंकि उसमें डिसीजन की पावर है। तो वो ऑटोनोमस होकर क्या क्या कर सकता है? पहला, अंडरस्टैंड, बात को समझ सकता है, जो चैटजीपीटी ऑलरेडी करता है। दूसरा, डिसाइड कर सकता है, डिसाइड तो चैटजीपीटी भी कर लेता है। तीसरा, एक्शंस, मतलब वो काम भी करेगा, सिर्फ ये नहीं बातें नहीं कर रहा, तो समझ के डिसाइड नहीं कर रहा, काम भी करेगा। मतलब चीनी उठाकर ऐड करके मिलाएगा, समझ में? मतलब दरवाजा ओपन करेगा। अगर हम एग्जांपल लें कि क्या क्या एग्जांपल हो सकती हैं, वो हम अभी फ्यूचर में देखेंगे, हमारी क्योंकि बड़ा सेमिनार है और हम पढ़ेंगे भी। तो हमें सिंपल एप्लीकेशन की डेफिनेशन समझ आ गई, हमें इंटरनेट की रीजन समझ में आ गई, हमें एलएलएम समझ में आ गया, फिर हम उस एलएलएम के ऊपर चैटजीपीटी की यूज करेंगे, समझ आ गया। फिर उसमें एआई एजेंसी की जरूरत पड़ी, हमें ये भी समझ आ गया। एआई एजेंसी के बाद नई चीज क्या है जो एप्लीकेशन के पास है, हमने कहा ऑटोनोमस एआई डिसीजन दे सकता है। डिसीजन लेने क्या करेगा? अंडरस्टैंड करेगा, ये तो हमें पता है, ये तो करता है, चैटजीपीटी भी करता है। डिसाइड करेगा, ये भी चैटजीपीटी करता है। एक्शन ले, आप समझ गए, आपने कहा ये फिलहाल चैटजीपीटी में आपने नहीं देखा, लेकिन है उसमें एक्शन लेने वाला फीचर है, लेकिन आप तक नहीं होगा, वो हमसे कहेंगे। अब जो एक्शन लेने वाला फीचर है, एक्शन क्या लेना है? सवाल ये, किसी को पैसा ट्रांसफर करने की एक्शन है, किसी को ईमेल भेजने की एक्शन है, किसी को मैसेज भेजने की एक्शन है, फ्लाइट बुक करनी है एक्शन है, कैब बुक करनी, कार भेजनी आएगी, यहाँ से वहाँ जाना है एक्शन। सही है। कॉल मिलानी एक्शन है, कैलेंडर में मेरी स्केड्यूल सेट करने की एक्शन है, अलार्म सेट करना एक्शन है, घर का दरवाजा ओपन करना एक्शन है। इस तरीके से बहुत सारे एक्शन है। तो इसका मतलब एक्शन वाला काम यहाँ पर आगे बिजनेस, कमर्शियल इंडस्ट्री, कि मुझे क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा, मुझे ये करवाना है और मैं उसको बना के दूंगा, मैं कहूँगा ये किस तरीके से करवाना है। तो ये हमारा टॉपिक है एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई का तो अभी जो बात हुई, द राइज ऑफ एजेंटिक एआई, मतलब इसका सूरज अभी नया नया भारत दुनिया में आ रहा है, इसकी अभी बात होगी, अभी मार्केट इससे शिफ्ट नहीं होगी। ये इंडस्ट्री की इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें, ये मैं आपको डेटा दूंगा। सही है। यूएस, कैलिफोर्निया में शुरू है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करें, आपको बड़ी टेक्नोलॉजी मिलेगी, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन अभी तक दुनिया में एजेंटिक एआई का रियल यूज केसेस 1% से ज़्यादा नहीं मिलेगी। 1% इसलिए जाएंगे, हर जगह टैलेंटेड लोग होते हैं, उसको अगर मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं हर जगह नहीं देखा, मैंने भी मार्केट का 70% पार्ट देखा हुआ। तो आपको एजेंटिक एआई दुनिया में कहीं ना कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन बातें करते हुए समझेंगे। इसका मतलब ये हम सब बिल्कुल इंडस्ट्री में आगे चले, बिल्कुल फ्रंट पे, फॉर फ्रंट पे, और हमारे से आगे कोई लोग हैं जिन्होंने सच में काम कर लिया और वो लिमिटेड है, और हम भी उनके साथ ही करेंगे। तो इस वक्त आप स्टेट ऑफ द आर्ट टॉपिक की बात करें तो इंडस्ट्री में कटिंग एज है, बिल्कुल न्यू है, और इस पर इंडस्ट्री जा रही है। इंपॉर्टेंस इतना भी समझती है, सारी बात है इंपॉर्टेंस कितनी है, ऑटोनोमस चीज आ गई, इससे ज़्यादा क्या होगा, ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस आ गई। तो अगर इस इंडस्ट्री में आप आ रहे हैं और इस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हैं, तो उसका मतलब आप मार्केट में बहुत आगे हैं। अभी पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, जरूरी हो सकता है 2 साल बाद इसके यूज केसेस आ जाए, 1 साल बाद आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, लोग लगाना शुरू कर दें, लगा भी चुके होंगे, लेकिन वो ऐसा एजेंटिक एआई। तो इसमें हम एक काम ये करते हैं कि थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं, ताकि ना ये याद रह जाए आप लोगों को अच्छे से। एजेंटिक एआई के अंदर हमें 3 मेन पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि भाई एआई जो अंडरस्टैंड करे, डिसाइड करे, एक्ट करे। तो इसी का रेप्लिका बनाने के लिए क्लास में एक एक्टिविटी करते हैं, जिससे जो है आपको ये वाली चीज़ जो है याद रह जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं क्लास में, हाँ अच्छा, स्पेशली बिरयानी, ठीक है। तो आप जो सामने बैठे हैं जी, ये सामने चेक शर्ट है आपकी जी, अच्छा ये कह रहा हूँ मैंने तो हैंड रेज़ नहीं किया, मुझे बोला, तो इनको नहीं आता,
हमने क्या करना है, इसको बिरयानी बनाना सिखाना है, जैसे हम नॉर्मल इंसानों को सिखाते हैं। तो आता नाम क्या है, थोड़ा जोर से बोलेगा। फहद। फहद जो है इनको बिरयानी बनाना नहीं आता, हम इनको सिखाएंगे बिरयानी कैसे बनती है। तो वैसे तो मुझे भी नहीं आती, पर थोड़ा बहुत आता है, तो आप लोग हेल्प करेगा और फिर हम इनको सिखाएंगे, फिर ये जो है बिरयानी बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है वो हम करेंगे। तो बिरयानी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके पास होता है? अच्छा, मोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे जो है लिया है चिकन में। फिर जब मसाला जब लग जाए, चिकन तैयार हो जाए, तो आपने जो है चावल बनाना, उसमें चिकन मिक्स करनी है और इस तरह से आप बिरयानी बनानी है। सिंगली एक चीज मिसिंग है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के अंदर। कौन सी चीज है? ऑयल। नहीं है, उससे भी important। इलायची। क्या है ये? इलायची। इलायची। इसकी बड़ी बन जाती है। ये डालना तो मस्त है। हाँ, लेकिन जो है इसको हम स्पेसिफिकली हाईलाइट करेंगे ना, क्योंकि जब ये मुंह में आ जाती है ना बिरयानी खाते हुए, तो फिर वो बिरयानी याद रह जाती है, तो इसलिए हमने स्पेशली इसको हाईलाइट किया। अच्छा, तो ये हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हो गए जिसको मिला के हम बिरयानी बनाएंगे। सीख गए बिरयानी बनाना? अच्छा, बिरयानी बनाना अभी 2 मिनट में हमने सिखा दिया। अब इन्होंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ये सारे काम करे जो हमने गाइड करे थे, मसाला लगाना चिकन में, चिकन को पकाना, चावल में डालना, ये सारे काम हमने इनको सिखा दिए डिटेल में। अब ये बना रहे बिरयानी, इनको ये नहीं पता था कि भाई आँच कितनी लगती है और बिरयानी जो है नीचे से थोड़ी सी जल गई। अब बिरयानी जल गई, हमने ये तो नहीं बताया था जल जाए तो क्या करना, इनको ये चीज़ तो हमने सिखाई नहीं। लेकिन ह्यूमन के अंदर एक ऐसा फीचर है जो कि मशीनों में नहीं है। वो क्या है? ह्यूमन जो है डिसीजन ले सकता है खुद से। हमने इनको नहीं बताया कि भाई अगर बिरयानी जल जाए तो क्या करना, ये खुद ही उसी वक्त इतनी तो अकल है कि भाई ये खुद ही डिसाइड कर देंगे कि अगर बिरयानी का कुछ हिस्सा जल जाए तो इससे ये खुद ही निकाल देंगे उस हिस्से को। ये हमने नहीं बताया है, इन्होंने खुद ये चीज जो है डिसाइड करी। डिसाइड करने के बाद इन्होंने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? वो जला हुआ हिस्सा जो है वो निकाल के बिरयानी से। तो डिसीजन और एक्शन ये पहले मशीन नहीं कर सकती। मशीन को क्या बिरयानी बनाना बता दो कि भाई ऐसे ऐसे बनेगी, मशीन बोली ओके मशीन बना दे। लेकिन अगर बिरयानी जल जाए तो वो वाला केस को हमने मशीन को सिखाया कि भाई जल जाए तो क्या करना। तो मशीन उस वक्त क्या करेगी? फ्रीज हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, वो सब पता ही नहीं अब क्या करना है जल्दी बिरयानी, जल्दी बिरयानी बना देंगे। इंसान के अंदर ये खूबी है कि जो है वो सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेके और उसका एक्शन लेके। अच्छा, ये हमारे पास जो डिसीजन लेने की पावर है, एक्शन लेने की पावर है, ये हमारे पास मशीनों के अंदर पहले नहीं थी। लेकिन जब से हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है एजेंटिक एआई, ये आपको ये कैपेबिलिटीज देता है कि आप जो है मशीन को ऐसा बनाओ कि मशीन भी इस तरह के खुद से डिसीजन ले सके और उन डिसीजन की बेस पे कुछ काम कर सके। अब यही चीज मैं मशीन को जब सिखाऊंगा तो मैं भी उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। हाँ, एजेंटिक पहले वाली एआई होती है अगर, तो पहले वाली एआई में क्या मतलब, एआई तो काफी अर्से से, एजेंटिक एआई जो है स्पेसिफिक एजेंटिक एआई, ये तो अभी आई, इसका कॉन्सेप्ट अभी आया है, मतलब मार्केट में अभी इसके बारे में डिस्कशन शुरू हुई है। पहले उससे पहले आपके पास बहुत सारी एआई की टाइप हम बाद में पढ़ेंगे आगे। इसकी एजेंटिक टेक्नोलॉजी ट्रेंड है टॉप, उसमें जो पहले नंबर पे वो क्या है? एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई मतलब एआई एजेंट्स। दूसरे नंबर पे क्या है? एआई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो हमारा इस कोर्स का भी पार्ट जो है वो एजेंटिक एआई, उसके बाद हम भी एआई गवर्नेंस से जा रहे हैं, तो मतलब एआई के ऊपर बात होती है। तो ये इंडस्ट्री की टॉप ट्रेंड है, टॉप ट्रेंड। पर एक चीज आप लोग अपने माइंड में रखें, एआई का इंडस्ट्री में नहीं है, पुरानी है। एआई के यूज केसेस पहले थे। पाकिस्तान में कम नजर आते थे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन थे वो कम है, लेकिन आप बाहर किसी कंट्रीज में जाते हो फॉरेन में
तो कुछ जो डेवलप कंट्री है आपको वहाँ पर यही नजर आएगा। अभी 5 साल पहले की नजर आई, 10 साल पहले की। अभी जो AI है उसमें नया रेवोल्यूशन क्रिएट करा है जनरेट का, ये वो जनरेट भी कर सकती है, जनरेटिव AI का कॉन्सेप्ट आया है जो हमारे लिए न्यू है, जिसने सारी रेवोल्यूशन मार्केट में क्रिएट की है। तो जिस जनरेटिव AI की मदद से हम डिसीजन पावर, जब वो जनरेट कर सकते हैं तो हमने डिसीजन भी जनरेट कराया। हमने कहा भाई कहाँ जाना है, एक ही वाला रास्ता है, 11 रास्ता, हमने कहा B पे जाना है। हमने कहा B के अलावा अगर कोई तीसरा रास्ता हो जो मौजूद नहीं है, कौन सा होना चाहिए, क्या ऐसा भी होना चाहिए, जनरेट करवाना। तो ये सारी कैपेबिलिटीज हम उनसे क्रिएट करवाना। तो ये जनरेटिव AI का ट्रेंड है, ये जो मार्केट में आया है, ये एजेंटिक AI की सूरत में क्या है, एजेंटिक AI को सी जनरेटिव AI मतलब एलएलएम के ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन है जो बिजनेस इंडस्ट्री यूज करेगी, जो पैसे कमा के देगी। तो एजेंटिक AI टॉप ट्रेंड हमें यहाँ पर मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम और मजीद डेटा लेते हैं। हम कहते हैं एनालिसिस क्या है मार्केट की। इंडस्ट्री में सबसे टॉप टियर होते हैं वो होते हैं रिसर्चर्स, एकेडेमिया। कहते हैं एकेडेमिया किसी टॉपिक पे जब बात करना शुरू करती है जब उस टॉपिक का तस्वुर नहीं होता, ब्लैंक एरिया, हिडन सर्कल, ब्लैक डार्क जगह पे जाके वो नई चीज सोचते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, मतलब रिसर्च करने वाले लोग। तो एकेडेमिया मतलब रिसर्च पेपर्स मेंशन कब करते हैं AI एजेंट्स, मतलब वो कब इस पर रिसर्च पेपर लिखना शुरू करते हैं, उनकी कब मार्केट में कंटेंट आना शुरू करता है। तो मतलब जो इंडस्ट्री रिसर्चर्स हैं वो कब आके बताते हैं कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक का ये इम्पैक्ट है और ऐसा है ये सारी चीजें। तो हम AI एजेंसी रिसर्च पेपर का डेटा देखते हैं और होपफुली आपको ये स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि वाइट और कलर ऐसा हो रहा है। आई होप नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, जूम करनी पड़ेगा। तो मतलब कि रिसर्च पेपर वाला पार्ट इसको ना स्क्रीनशॉट लो, सेकंड टूल से ऐसे भी हो जाता है, ऐसे हां सिर्फ वो रिसर्च पेपर वाला पार्ट हो जाता है। अब हमें यहाँ मिलता है रिसर्च पेपर मेंशन कब करना शुरू करते हैं AI एजेंट्स को। तो 2010 से थोड़ी सी जल्दी जीरो से स्टार्ट हुई है, जो बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 पेपर आ रहे हैं। 2016 तक के वो बहुत लिमिटेड है। 2016 के बाद अचानक से वेव आती और कुछ 200 के करीब 150 के करीब रिसर्च पेपर इंडस्ट्री में आना शुरू हुआ 2016 से 2020 के दरमियान। फिर 2022 के दरमियान वो 350 पे चले जाते हैं और 2022 के बाद से अचानक एक बहुत बड़ी वेव आती है जो 600 से ज़्यादा इंडस्ट्री में रिसर्च पेपर दे चुकी है किसी टॉपिक के ऊपर, तो लोगों ने रिसर्च करके अपना कंटेंट दिया। तो हमें ये पता लगता है कि इंडस्ट्री में जो एकेडेमिया है, एजुकेशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च पेपर हैं, रिसर्चर्स हैं, वो इस टॉपिक को कितना हाईलाइट कर रहे हैं और उनकी क्या रिसर्च पे है। तो ये आपके पास एनालिसिस एंड डेटा है। अब हम इससे नीचे वाले पे आ जाते हैं। नीचे वाले हम अपनी थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, कहते हैं जॉब पोस्टिंग के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज इस टॉपिक के ऊपर हैं AI एजेंट्स के ऊपर। क्योंकि जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब का मतलब ये होता है अगर किसी फील्ड की जॉब्स आ रही है तो उसका मतलब उस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आ रही है। होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई आइडिया है, वो आइडिया करने के लिए मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ट्रेंड रिसोर्सेज। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने पैसे लगाऊंगा या किसी इन्वेस्टर के पैसे लगाऊंगा। तो अगर मैं इन्वेस्टर के पैसे लगवा रहा हूँ, अपने लगवा रहा हूँ, तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, या जितना काम मैं कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन अगर मुझे सच में आगे बढ़ना है तो मुझे हायरिंग करनी पड़ेगी, लोगों को हायर करना पड़ेगा, उनको काम डिलीवर करना पड़ेगा। तो जॉब पोस्टिंग मार्केट में कम होना शुरू हुई, मतलब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कब आई, मतलब इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स कब बनना शुरू हुए। मतलब कोई प्रोडक्ट बन रही है जब भी तो जॉब आई है, कोई काम हो रहा है जब भी जॉब आई है, किसी इन्वेस्टर ने उस काम को इन्वेस्टमेंट करी, मतलब उसकी वैल्यू समझी है, जब उसने उसकी वैल्यू समझी उसको पैसे दिए, उसको जब पैसे दिए तो उसने फिर वो पैसे खर्च करना शुरू करे जॉब की साइड में, जॉब पोस्टिंग डाली, लोग चाहिए एक्सपर्ट जो उस पर काम करें। तो हम जॉब पोस्टिंग का डेटा देखते हैं। 2023 जुलाई से इसकी वेव शुरू होती है, बिल्कुल जीरो से थोड़ी सी मार्केट में वेव आती है, मतलब कुछ स्टार्टअप्स में बात करना शुरू करी, हायरिंग शुरू करना, लेकिन वो वेव खत्म हो जाती है, हाईलाइट होता हुआ हमें नजर आता है। तो ये हमें इंडस्ट्री की एनालिसिस भी मिल जाती है कि इंडस्ट्री क्या कर रही है। ऐसा तो नहीं हम लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पता ही नहीं है, दुनिया को पता ही नहीं है
हम एक अलग ही डायरेक्शन में निकल जाए, बाद में हमें पता लगे हम कहाँ गए, तो कोई नहीं। तो हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं, मार्केट एनालिसिस भी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से डेटा मिलता है कि हम बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन पे हैं। गार्टनर कह रहा है नंबर 1 2025 का, और हम 2024 में कदम रख चुके हैं। ये रिसर्च हमें बता रही है कि इंडस्ट्री में इसका वेब आया है, नई चीज़ आई है, उसकी इकोनॉमी इम्पैक्ट है, हम पहले कदम रख चुके हैं, हम उसकी इम्पोर्टेंस पहले डाल चुके हैं, तो उसका मतलब इंडस्ट्री में बिल्कुल सही डायरेक्शन पे चलते हैं। हमें इसी डायरेक्शन को ऑन करना चाहिए। हम आगे वाली स्लाइड करते हैं। यहाँ पे छोटी सी एक फिलोसफी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस, और वो है LMTKI, ऑल एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग टू थिंक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। सही है, तो मतलब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थिंकिंग करनी है। अच्छा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस, जिसके अंदर भाई आपने जो है क्या करना है, एजेंटिक AI के अंदर इन चीज़ों को सीखना है, प्रॉब्लम निकालनी है और उसका सोल्यूशन भी निकालना है। तो यहाँ पे जो है मुझे एक टास्क आप लोगों को देना है जो कि कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है, और जो है बहुत सिंपल सा टास्क है। वो टास्क ये है कि आप लोगों ने क्लास में जाने से पहले, घर जाने से पहले एक चीज़ सोचनी है कि भाई आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या एजेंट बना सकते हो जो आपकी लाइफ को आसान कर। ऐसी क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में, घरेलू मसलों को हटा के, वो क्या मसले हैं जो कि ऑफिस में हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप ऑटोमेट करा सकते हो। तो वो क्या चीज़ें हैं कि भाई जो AI एजेंट्स आपकी सॉल्व कर सकती है, ये सोचना अभी से स्टार्ट करना। आगे चल के क्या होगा भाई, आप लोगों की हेल्प होगी कि आप लोग बस उस पर डायरेक्ट जब ये चीज़ें सीख जाओगे कि बनाते कैसे हैं, तो वो सबसे मुश्किल काम है आइडिया निकालना, प्रॉब्लम निकालना, उसका सोल्यूशन बनाना। तो बनाना आसान है, प्रॉब्लम निकालना मुश्किल है। तो अभी से ही सोचना है, वो चीज़ें स्टार्ट करनी है जी। अच्छा, अच्छा स्लाइड देख के आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि भाई ये किस बारे में बात हो रही है। हमारे पास 3 यहाँ पे बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं जनरेटिव AI के, जो कि प्लेयर्स हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा? चैट जीपीटी आप सब ने ज़्यादातर लोगों ने यूज़ किया होगा, कोई ऐसा ही नहीं यूज़ किया, कोई भी नहीं है। चलो, तभी आप लोग यहाँ पर भी आए हैं, इसकी पावर को और यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं वो सीखें। तो चैट जीपीटी आपके पास सबसे ज़्यादा पॉपुलर LLM है, मॉडल है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, टास्क करवा सकते हो, कोई भी कंटेंट जनरेट करा सकते हो। उसके बाद कौन है? जेमिनाई किसका है? गूगल का। गूगल भी मार्केट के अंदर है, जाहिर सी बात है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, गूगल बड़ा प्लेयर है, पीछे तो हटेगा नहीं। तो उसने भी अपना मॉडल जो है लॉन्च किया हुआ है चैट जीपीटी के मुकाबले में, जेमिनाई। तीसरा कौन है? कोपायलट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। पढ़ के आएंगे तो कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा, पीछे कोपायलट के साथ कौन मिला हुआ है? ओपन AI मिला हुआ है। तो मतलब कोपायलट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, लेकिन ये प्योरली माइक्रोसॉफ्ट अपना प्रोडक्ट नहीं है, मतलब बनाया तो अपना है, लेकिन पीछे ओपन AI के साथ भी इन्होंने क्या करी है, पार्टनरशिप करी है। ओपन AI एक कंपनी है जिन्होंने चैट जीपीटी को बनाया, ठीक है। क्या लिखा हुआ इस स्लाइड के अंदर? टाइम टू रीच 1 मिलियन यूजर्स। क्या समझ आ रहा है स्लाइड देख के कि हमारे पास यहाँ पे बड़ी बड़ी वेबसाइट के नाम लिखे हुए हैं, और उन वेबसाइट्स के अंदर, उन एप्लीकेशंस के अंदर 1 मिलियन यूजर्स कितने टाइम के अंदर हुए? सबसे ज़्यादा ऊपर जो सबसे पुरानी है वो है नेटफ्लिक्स 1999 में, कि इसमें 1 मिलियन यूजर्स कब आए थे? 3.5 साल, मतलब नेटफ्लिक्स बनने के 3.5 साल बाद इसमें 1 मिलियन यूजर्स हो गए, जो कि बहुत है। अच्छा, उसके बाद किकस्टार्टर, एयरबीएनबी, ट्विटर, सबके नाम लिखे हुए हैं। 2.5 साल, 2 साल, 13 मंथ्स। सबसे ज़्यादा कम किसका है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी।
इंस्टाग्राम का भी हमारे पास 3 महीने का है, वो भी इस वजह से कि भाई पहले तो इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया ऐप की वजह से, अच्छी मार्केटिंग की वजह से इंस्टाग्राम भी 3 मंथ्स में जो है 1 मिलियन क्रॉस कर लिया था। लेकिन चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में आपके पास 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर ली। इससे आपको आइडिया हो सकता है कि कितना बड़ा आपकी जिंदगी में चेंज आया है। कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि जो है इतने कम टाइम में 1 मिलियन यूजर्स यूज करने लगे। तो अब आप आइडिया लगा लें 5 दिन में 1 मिलियन हो गए, तो अभी तक कितने हो गए होंगे। तो काफी ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल देखते हैं किसको नॉलेज है। इससे ज्यादा तेज भी एक एप्लीकेशन है जिसने ये चीज अचीव करी, थ्रेड, जिसका नाम आप लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन ये ट्विटर का कंपटीशन एक्स हो गया, तो उसका नाम एक्स के कंपटीशन में थ्रेड इन्होंने लॉन्च किया था। लेकिन वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से जो उसकी मार्केटिंग हुई है, उसकी वजह से थ्रेड ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर इतना हिट कर लिया था। अब तो हमें नाम भी नहीं पता, मुझे तो फ्लॉप प्रोडक्ट लगेगी, अब बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, बट इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की वजह से हमारे पास थ्रेड भी है। अच्छा सर, इसको मुझे इंक्लूड करना चाहिए। ठीक, तो इस स्लाइड के अंदर भाई डिस्कस किया है कि भाई हमारे पास कौन कौन से प्लेयर्स हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था। टॉप के जो प्लेयर्स है उसमें से चैट जीपीटी का नाम तो हम सबको पता है, जेमिनाई का नाम जो है वो हो सकता है सबको ना पता हो। सबको पता है, किस किस को नहीं पता, किस किस को नहीं पता। कुछ लोग हैं जिनको जेमिनाई नहीं पता। जेमिनाई भी आपके पास एक टूल है चैट जीपीटी की तरह। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, उसके अलावा भी एक राइजिंग प्लेयर है, कौन सा इसमें से, जो कि बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है, क्लॉड एआई, जो लास्ट वाला। परप्लेक्सिटी भी है, बट जो बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है आपके पास वो है क्लॉड एआई। लेकिन इस चार्ट से आपको आइडिया हो रहा है कि भाई मार्केट में सबसे ज्यादा जो एआई की टेक्नोलॉजीज है वो कौन डेरा जमा के बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा किसके पास है शेयर्स? चैट जीपीटी के पास है। कितने परसेंट? 59.2। 60% के करीब, 59% चैट जीपीटी का पास है। उसके आसपास भी कोई है? नो, नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई ये परसेंटेज ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं, कोई भी प्लेयर जो है कोई नई चीज लाकर ऊपर आ सकता है, बट फिलहाल चैट जीपीटी सबसे ऊपर है इस रैंकिंग में। हमारे पास एआई की बहुत सारी रैंकिंग है, लेकिन मार्केट शेयर की जब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई मार्केट शेयर सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, वो चैट जीपीटी। तो इसमें आपको ये चीज याद। दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, ये भी बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसका 14.4। उसके बाद गूगल जेमिनाई 13.5, बाकी सब आसपास है। परप्लेक्सिटी का भी 5.6, और ये सब क्या जो है शेयर बढ़ता जा रहा है। लास्ट वाले कॉलम से आपको पता चल रहा है कि इनका सबका शेयर बढ़ता जा रहा है मार्केट में। अच्छा जी, तो यहाँ भी इसको कोई प्रॉब्लम, तो हमें पता चल गया सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है कि मार्केट के अंदर? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी। आगे आता है तो भाई ये उनकी ये जो एलएलएम है, इनको यूज करने के लिए जो सबकी वेबसाइट मौजूद है। सबको अगर आप टेस्ट करना चाहो भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कौन सा असाइनमेंट अच्छा करके दे रहा है, तो आप जो है सबको टेस्ट कर सकते हो उनकी वेबसाइट से, कौन सा ज़्यादा पावरफुल है। तो एलएलएम लीडर बोर्ड, जिसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है एलएम अरीना। ये वेबसाइट बता रही है, ये वेबसाइट बता रही है कि क्या बता रही है, दिस इज अ मिरर ऑफ द लाइव लीडर बोर्ड क्रिएटेड एंड मेंटेन एट lmarena.ai। अच्छा, ये हमारे पास कम्युनिटी, अच्छा उसको हम देखेंगे कि किस तरह से काम करता है और बड़ा पावरफुल है। इसको अगर जिन्होंने यूज किया होगा उन्हें पता होगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास वोट्स भी आ गए हैं। सबसे ऊपर इसमें भी चैट जीपीटी है, सेकंड नंबर पे गूगल का जेमिनाई है, थर्ड नंबर पे फिर एआई का जो मॉडल है वो हमारे पास मौजूद है।
ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें आ गई। एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास 3 वर्ड्स आ गए हैं AI से रिलेटेड। अच्छा, सब AI है, बट AI की कैटेगरीज यहाँ पे बनी हुई हैं, जिसमें से पहले जो नाम है वो है प्रिडिक्टिव AI। एक सेकंड, इसको मैं सेट कर लूं। हाँ, प्रिडिक्टिव AI, एजेंटिक AI और जनरेटिव AI। बीच में हमारे पास जनरेटिव। प्रिडिक्टिव AI आपके पास जो है काफी अरसे से मौजूद है और प्रिडिक्टिव AI में काफी काम भी हो चुका है, अभी भी हो रहा है। क्या लगता है इस नाम से क्या पता चल रहा है? प्रिडिक्टिव AI ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रिडिक्टिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका ये जो कैटेगरी है ये मेनली इस पे फोकस है। क्या काम करती है? प्रिडिक्शन वगैरह करती है। किस बेसिस पे प्रिडिक्शन करेगी? स्टॉर्म वगैरह, वेदर। जितना भी AI है हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसको बहुत ज्यादा डेटा प्रीवियस दे चुके हैं और उससे हम पूछे अगर कि भाई आगे फला यूजर को कौन सी प्रोडक्ट पसंद आई, आप फेसबुक को खोल लें, अभी नहीं खोलेगा। फेसबुक को जब आप यूज करते हैं, आपने ये चीज नोट करी होगी कि जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, आप वो लिखते भी नहीं हो, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे हो, आप उसको बस सोच रहे हो, वो इतना पावरफुल है प्रेडिक्टिव AI, वो आपकी सोच को समझ लेता है और उस हिसाब से आपको कंटेंट दिखाने शुरू कर देता है, आपको उसी हिसाब से वीडियोस दिखाना शुरू कर देता है। तो प्रेडिक्टिव AI क्या करती है? आपका प्रीवियस डेटा को समझ के आगे प्रेडिक्शन करती है कि भाई आगे हमें क्या दिखाना चाहिए। यह हमारे पास रिकमेंडेशन सिस्टम में भी यूज होता है, जहां पे जो है हमारे पास ये बताता है कि भाई फला यूजर को क्या चीज अच्छी लग सकती है, तो वो चीज उसको दिखाएं। ये भी AI है, प्रीवियस डेटा के अंदर यूटिलाइज करते हुए आगे क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करें। बिटकॉइन ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किसको पता है? अभी कहां जा रहा है? अभी बिटकॉइन ऊपर जा, कभी तो नीचे आएगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने कुछ ना कुछ AI की एप्लीकेशन बनाई होगी जो कि प्रेडिक्ट करेगी प्रीवियस बिटकॉइन की हिस्ट्री को देखते हुए, जो कि यूं है। तो क्या होगा भाई, आगे वो प्रेडिक्ट करके आपको बता भी सकती है। अब वो जाहिर है एक्यूरेसी का फर्क हो सकता है, बट वो प्रेडिक्शन अपनी देगी प्रीवियस डेटा को। अगली चीज हमारे पास जो अगला AI का वर्ड है AI के साथ, वो क्या है? जेनरेटिव। ये वर्ड हमारे प्रेडिक्टिव AI काफी अच्छे से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जनरेटिव AI में नई टेक्नोलॉजी है, कब आएगी? इसके साथ आएगी जब पहली दफा ChatGPT लॉन्च हुआ था, उसके साथ हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था जनरेटिव AI नॉर्मल लोगों के लिए। मतलब बहुत रिसर्च तो पहले से चल रही थी इसमें, लेकिन इंसान नॉर्मल लोगों को तब इसके बारे में पता चला जब उन्होंने पहली दफा ChatGPT को यूज किया। अच्छा, जनरेटिव AI क्या लग रहा है इसको पढ़ के, क्या समझ आ रहा है? इस AI का जो मेन काम है वो क्या है? जनरेटिव AI का कंटेंट को जनरेट कराना, नए कंटेंट को क्रिएट करना। अच्छा, ये जो नया कंटेंट क्रिएट करता है, आप असाइनमेंट जो कराते होंगे, बहुत सारे लोग कराते होंगे, हमारी क्लास के नहीं कराना, बस बाकी अपने यूनिवर्सिटी के कराते होंगे, तो उसके अंदर भी आप क्या करते हैं? आप उसको बोलते हैं फला ऐसे लिखो, फॉर एग्जाम्पल, वो लिख देगा, लिख देगा और ऐसा लिखेगा, बिल्कुल नया ऐसे लिखेगा जो कि पहले इंटरनेट पे मौजूद नहीं है। नया कंटेंट उससे जनरेट, कैसे जनरेट कर देता है? कैसे जनरेट कर दिया? डेटा से। हमारे नाश्ता वास्ता करके आए हैं, वो पीछे से आवाज आई है। अच्छा, स्पीकर में भी नीचे तो नहीं बुला लेंगे। तो नया डेटा जनरेट करता है जनरेटिव AI। जितने भी हमारे पास जैसे ChatGPT, वो क्या करता है भैया, आपके पास प्रीवियस इंटरनेट में जितना भी डेटा पड़ा हुआ था
उसको लेके इन जनरेटिव एआई को चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया, बड़ी मेहनत लगी, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी, लेकिन जब ट्रेन हो गया तो अब ये क्या करता है कि आप इससे कोई भी चीज़ पूछते हैं तो वो प्रीवियस डेटा के याद रखते हुए नया डेटा जनरेट करता है, नया कंटेंट जनरेट करता है। और कंटेंट से मुराद ये वो टेक्स्ट भी हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, और प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग जो होती है वो भी हो सकती है, जो कि हम आगे चल के सीखेंगे। फिर हमारे पास अच्छा ये जनरेटिव एआई, प्रेडिक्टिव एआई और एजेंटिक एआई, ये क्या किसी एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं? प्रेडिक्टिव एआई का अपना रोल है, चीजों को प्रेडिक्ट करने के लिए। जनरेटिव एआई का अपना रोल है, नया कंटेंट जनरेट करने के लिए है। और एजेंटिक एआई का ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमने डिटेल में भी डिस्कस किया कि भाई ये फोकस करता है ऑटोनोमस एक्शंस, मतलब खुद डिसीजन लेता है, खुद एक्शन लेता है बगैर किसी ह्यूमन के बताए हुए। मैं किसी अपने एजेंट को नहीं बताऊंगा कि भाई ये जो है आप फला फला काम कर लो, वो खुद ही इस काबिल है कि वो डिसीजन ले सके और काम कर सके। लेकिन क्या चीज अच्छी लगे उसी हिसाब से वो ऐड दिखा। तो प्रेडिक्शन वाला पार्ट जो है वो हमारे पास इस कैटेगरी में आ जाता है, प्रेडिक्टिव एआई। इसी तरह से आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन, आप फूड पांडा हो, फूड पांडा के अंदर वैसे तो इतना शायद एडवांस ना हो, लेकिन एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि फूड पांडा खोलो और आपको जो चीज़ें पसंद है वही वो चीज़ें सबसे आगे दिखा। नहीं ऐसा नहीं आता। तो वो क्या किया, वो उन्होंने ऐसी चीज़ इम्प्लीमेंट करी है जिसमें वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगेगी। वैसे क्या चीज़ अच्छी लगेगी बिरयानी, खाने में? पिज़्ज़ा, फास्ट फूड। अरे देसी वाले हम लोग, देसी वाले कौन है? बिरयानी, देसी वाले। आप सोचो सुबह नाश्ते में निहारी। यार इसका आए। चैट डिलीट कैसे हो? एजेंटिक तो मतलब हमारा जो मेन फोकस है दो कैटेगरी। प्रेडिक्टिव एआई की थोड़ी चीज़ें हो सकता है पढ़ें, लेकिन मेन जो हमारा फोकस होगा इनिशियली उन दो चीज़ों पर। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। डिफरेंसेस एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई दोनों नई चीज़ है, नए कॉन्सेप्ट हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या लिखा हुआ है पहला डिफरेंस? परफॉर्म टास्क एनोनिमसली। इसका क्या मतलब? परफॉर्म टास्क एनोनिमसली, जिसका मतलब ये है कि भाई बगैर ह्यूमन के इंटरवेंशन के वो खुद ही जो है आपके टास्क कर देगा। जैसे कॉल वाली एग्जांपल अभी हमने देखी, किसी की कॉल आई है तो वो आपसे नहीं पूछेगा भाई कॉल उठा लो, खुद ही काम कर लेगा आपके लिए। तो एजेंट जो हमारा होगा, एजेंटिक एआई के अंदर जो हम रोबोट बनाएंगे वर्चुअल, वो जो हमारा होगा वो खुद ही खुद ब खुद टास्क करेगा आपके लिए 24/7। जितना टाइम के लिए आप उसको चलाना चाहो आप चला सकते। जनरेटिव एआई के अंदर रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका क्या मतलब? आपका चैट जीपीटी खुद ब खुद चलता है? नहीं, जब तक आप उसको कुछ बोलोगे नहीं तब तक वो जो है आपको आंसर देगा नहीं। तो ह्यूमन का होना जरूरी है जनरेटिव एआई को यूज करने के लिए। ठीक हो गया। दूसरा है एनालाइज डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब ये क्या चीज है? एजेंटिक एआई के अंदर क्या होता है कि भाई आपके डेटा को एनालाइज करते हुए वो खुद ही डिसीजन लेता है। जैसे कॉल वाली चीज हो गई कि भाई किसी की कॉल आई, कॉल अगर कोई स्पैम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई यू फोन से आ गई कि भाई आप ये डायल करो और जो है ना कोई प्रमोशनल कॉल आ गई, तो उस केस में वो उस चीज़ को एनालाइज करेगा हमारा एजेंट, हमारा रोबोट, जो कि क्या करेगा, उसको कट कर देगा, कॉल को उससे बात नहीं करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, उस कॉल को कट कर देगा। तो उसने एनालाइज किया डेटा और उसकी बेसिस पे डिसीजन लिया। ओके। दूसरी जनरेटिव एआई के अंदर क्या है? कैन ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन अ गिवन प्रॉम्प्ट। सिंपल सी चीज है, जनरेटिव एआई सिर्फ तब चलती है जब आप उसको कोई प्रॉम्प्ट दो।
अच्छा सर, यहाँ पे किसी ने सवाल नहीं किया तो मतलब मैं कर सकता हूँ। कैन ओनली रिस्पॉन्ड व्हेन गिवन प्रॉम्प्ट, ये वाली चीज क्या कह रही है कि भाई चैट जीपीटी से तब रिस्पॉन्स करता है जब हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है? वर्ड्स। एक काम करते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं जी, आप जो क्या नाम है आप ही सामने जो बैठे हैं सेकंड रो में, जरूरत है यूटिलिटी है। आगे चल के क्या होगा कि जब किसी इवॉल्व होगी तो आपके पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वैसे एजेंट्स हुआ करेंगे। डिफरेंट कंपनीज के पास अपने उनकी कंपनीज के अंदर एजेंट्स हुआ करेंगे जो कि उस कंपनी का काम आसान करेंगे। अब आप सोच लो कि इसमें और हम डिबेट करेंगे आगे है स्लाइड। आप सोच लो कि जब एजेंट्स आ जाएंगे तो वो कितने लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं। कोई अगर आप डेटा एंट्री का काम है तो उसकी तो जॉब चली जाएगी, वो अपडेट नहीं करेगा खुद को। इसी तरह से कोई छोटे मोटे फाइनेंस के काम है वो भी रिप्लेस कर देगा एजेंट। तो यही वजह है इस कोर्स को लॉन्च करने की कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखें ताकि कल वो एआई हम आउटडेटेड ना हो जाए और हमें वो टेक्नोलॉजीज आती हो जिसको हम इन फ्यूचर यूटिलाइज करके काम कर सकें। जी आपका शॉर्ट से जवाब दूंगा बस, बाकी जो है ट्रांसफॉर्मर की डिटेल आ गई। अच्छा, तो ये जो हमारे पास एआई फैक्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से कि जो हम एजेंट बनाएंगे ना, अच्छा एजेंट कोई फिलहाल इनिशियली कोई रोबोट फिजिकल नहीं होगा, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ नहीं होगा रोबोट, क्योंकि भाई बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन आगे चल के भाई जब आप लोग कमाना सीख लेंगे तो फिर देखेंगे उस बारे में। लेकिन हमारा जो वर्चुअल रोबोट होगा जो कि कंप्यूटर में चलेगा, उसको चलाने के लिए उसको कहीं ना कहीं हमें रखना भी तो पड़ेगा ना। अगर मैं अपने कंप्यूटर में चलाऊँ उसे तो सिर्फ मैं यूज कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो मैं एजेंट बना है, मैंने जो अपना रोबोट बना है, एजेंट बना है, वो हमारे पास पूरी दुनिया यूज कर सके। तो उसको कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्ट करना पड़ेगा। तो आप ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके नाम भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको ये फीचर देती हैं कि आप ये सर्विस देती हैं कि आप अपने एजेंट को बनाएं और हमारे पास चलाएं। हम आपको ये एक्सेस देंगे कि आपका एजेंट पूरी दुनिया में हर वक्त चलता है। कोई भी किसी भी कॉल है उसके पास वो अटेंड कर लेते हैं। तो वेयर हाउस, इसको हम कहते हैं डेटा सेंटर्स। तो आगे चलकर हमारे पास डेटा सेंटर्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस हो जाएंगे, उसका नाम हम कर देंगे एआई फैक्ट्रीज। ये कॉन्सेप्ट है एआई फैक्ट्रीज का कि जो कि एजेंट्स के लिए स्पेसिफिकली होंगी और एजेंट्स की जो होस्ट करने वाली चीज है वो आसान करें। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा कि आप यकीन करें अगर यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी जल्दी अडॉप्ट करनी तो एक कंपनी में 15-15 एजेंट्स मिनिमम, कम बता रहा हूँ, एजेंट्स काम किया करेंगे 24/7, किसी को उनको देखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली चीज है। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आगे हमारे पास एक और स्लाइड है टूल कॉलिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक काम ये करते हैं कि भाई हम ऐसे ऊपर देखते हैं और सोचते हैं कि भाई आप लोग बैठे हो, आंखें बंद करें, ऐसे टेक लगाएं, आंखें बंद करके सोना नहीं है, और जो सो रहा है वो जाके ऐसा आंखें बंद करी, टेक लगाया, आप सोचो कि भाई आप जो है बर्फबारी में नारायण में बैठे हो और क्या करो, कॉफी पियो ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए ना, क्योंकि इतना सारा डेटा है। अच्छा, पहली क्लास जो हमारी होती है ना वो पूरे कोर्स का निचोड़ होती है। जरूरी नहीं कि भाई आपको जाहिर एक क्लास के अंदर इतना सारा डेटा दें, तो हो सकता है आपको जनरेटिव एआई मतलब एलएलएम उसका यूज केस है, उसकी प्रोडक्ट है, उसका मॉडल है, और आइडेंटिटी जो है वो एप्लीकेशन है।
मतलब जो डेवलपर बना रहा है उसको इस्तेमाल करें। एजेंटिक के अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं, एजेंटिक एलिगेंट इंटेलिजेंस यूज करता है, तो वो खुद एक बिजनेस का यूज कैसे, मतलब बिजनेस एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका बैंकिंग की एप्लीकेशन है या फेसबुक है, तीसरी चौथी कोई एप्लीकेशन। तो ये हमारा डेटा है। अब हम पूरे 10 मिनट्स का एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक में आप लोग अपनी नेटवर्किंग बनाएं। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग जो हैं वो आपके बराबर में बैठे हुए लोग हैं, वही लोग आगे आगे तरक्की करेंगे। उनमें से ही कोई किसी लेवल पर होगा तो आज जो स्टूडेंट है तो अपने बराबर से दोस्ती करें, नए नेटवर्किंग बनाएं। 10 मिनट का ब्रेक हमारा शुरू होता है। हम दोबारा मिलेंगे 11:57, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजे से पहले क्लास स्टार्ट करेंगे। आपको ये देखना है कि कल हम क्या पढ़ेंगे, कि लास्ट में क्या पढ़ेंगे, आगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास। तो उसके लिए ज़्यादा बता रहा हूँ, और से देख लें। हर क्लास में हम इसी को यूटिलाइज करेंगे। मैं गूगल पे आके सर्च करता हूँ लर्न एजेंटिक AI पेनावर्सिटी। ये मैंने गूगल पे सर्च किया, कहीं पे भी नहीं गूगल पे, तो सबको गूगल तो यूज करना आता है। ये मैंने सर्च किया जब, तो मेरे पास पहला ही लिंक आ गया मेरी रिपॉजिटरी का। अब जिनको गिटहब के बारे में पता है उनके लिए तो बहुत आसान है, आप सिंपली पेनावर्सिटी सर्च करोगे, ये वाली रिपॉजिटरी में चले जाओगे। अगर किसी को गिटहब के बारे में नहीं पता, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। गूगल पे जब आप ये चीज़ लिखोगे तो सबसे पहला लिंक ही आपका जो Q1 जो हम आप लोग पढ़ोगे वो आ जाएगा। इस पे चलते हैं। तो ये हमारे पास एक रिपॉजिटरी है, एक पूरा लर्निंग कंटेंट है, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स बने हैं कि भाई हम पहले ये चीज़ पढ़ेंगे 01, 00 पढ़ेंगे, 01, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सीक्वेंस होगी, हम डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी हमने जो स्लाइड्स कवर करी कौन से स्टेप का हिस्सा थी? 01, स्टेप 01। ये रहा। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से आपको स्लाइड्स भी मिल जाएगी। ये रही स्लाइड्स का लिंक। थोड़ा सा मैं नीचे आऊंगा तो ये रहा स्लाइड्स का लिंक। उसी के नीचे एक और चीज है, ये जो स्लाइड्स हैं इसको कवर कराने के लिए जो सर्दिया ने वीडियो रिकॉर्ड कराई है वो भी अवेलेबल है। तो ये स्लाइड्स जो आज हमने भी कवर करी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आज का जो जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आपको कॉन्टेक्ट मिल गया मेरा। उसके बाद जो हमारे पास ये सारी स्टेप्स हैं, जिसमें से हम कौन से स्टेप करेंगे सर? हेलो वर्ल्ड। हम जाएंगे भाई स्टेप के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये शायद गलत रिपॉजिटरी हो, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे 01 ये आपको पढ़ोगे, लेकिन ये Q2 का कंटेंट है। तो Q2 के अंदर हम आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे, बट अभी तो हम Q1 का कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं। स्लाइड्स आपको कहाँ से मिलेंगी? स्लाइड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब मुझे जो है ना हमारा Q1 में जो चीज़ें पढ़नी है वो ढूंढ लेते हैं। मैं जाता हूँ पेनावर्सिटी के गिटहब पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पेनावर्सिटी है ना, ये सर्च किया, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो पेनावर्सिटी गिटहब, ये सर्च करोगे तभी आ जाएगा। तो इस पे जब आप जाओगे तो आपके पास पेनावर्सिटी जो कि एक अकाउंट है जिसके अंदर बहुत सारा लर्निंग कंटेंट है डिफरेंट क्वार्टर्स के लिए, डिफरेंट बैचेस के लिए। तो हमने कौन सा वाला पढ़ना है? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया एजेंटिक AI का, जो कि हम डिटेल में अगले क्वार्टर से पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने इस वाले लर्निंग रिपॉजिटरी से पढ़ा। जो हमारा Q1 थ्रू आउट द कोर्स है उसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसको ये भी नहीं पता व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हम उतनी बेसिक से लेके चलेंगे। हाँ, ये हम सपोज कर रहे हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है और मैट्रिक लेवल जितनी इंग्लिश आती है, समझ रहे हैं? तो ये एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि आप घर में, आपके घर में जिसको कंप्यूटर चलाना आता है
उससे कंप्यूटर चलाना सीख लें। ये तो ज़रूरी है हर बंदे के लिए। अच्छा, कौन सी रिपोजिटरी आप खोलेंगे? लर्न मॉडर्न AI पाइथन। इसको खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं। हम चलेंगे कौन से वाले स्टेप के अंदर? स्टेप 04 नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। अभी जैसे जैसे हम इसके अंदर जाते रहेंगे, इसका इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, वो भी देखेंगे। तो लर्न मॉडर्न AI पाइथन वाली रिपोजिटरी के अंदर हम स्टेप 04 में गए। उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा बोलना है? गूगल कोलैब 01 है ना, पहले वाला देखेंगे। उसको खोलते हैं। यहाँ पे आपके पास नीचे आएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं जो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और जो हम यहाँ पे क्लास में आपको बताएंगे, अगर आप कोई चीज़ को भूल जाओ तो आप यहाँ से कुछ चीज़ रिवाइज कर सकते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो एक चीज़ समझ आ रही है कि जो हमने चीज़ खोली है और जो हमने चीज़ पढ़नी है वो क्या है? गूगल। ये एक टूल है जो कि हमने यूज़ करना है, इसकी अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगेन स्टेप से तो लर्न मॉडर्न AI पाइथन की रिपोजिटरी, उसके अंदर 04 के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और फिर हम कोलैब वाले स्टेप के अंदर जहाँ पे मैं नीचे आया मुझे जो है कोलैब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई है। कोलैब क्या है अभी हम आपको बताएंगे और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिखा है। तो लर्निंग कंटेंट अवेलेबल है आपके पास। कौन सी है? पाइथन। अच्छा, पाइथन से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको नहीं पता व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऑनेस्ट रहना है ना ताकि पता चले। तो इनको नहीं पता, बाकी सबको पता है, तो बाकी सब ये चाह रहे हैं कि भाई आप सवाल पूछना, ऐसे बता रहे हैं सब। अच्छा, जैसे मैंने बात बोली ना पीछे साइड में कि मुझसे ना सवाल करें। अच्छा जी, अच्छा, आप में से कितने लोगों को नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ईमानदारी से, अब ज़्यादा हो गए। सही, कितने लोगों को पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे वर्किंग करती है, क्या क्या होता है, मालूम है? ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। सवाल का जवाब ये है कि मुझे हार्डवेयर में अपने प्रोग्राम के लिए एक थ्रेड ओपन करना है। कोई भी प्रोग्राम की नाम नहीं ले रहा हूँ, प्रोग्राम थ्रेड ओपन करना है हार्डवेयर में थ्रेड होता है। तो मुझे ये बताएं थ्रेड ओपन करने का क्या तरीका होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बताएं। कितने लोगों को पता है सवाल का? एक ऊपर से हैंड रेज़ हुआ है वाइट। कितने लोगों को पता है? एक काजू को पता है, एक भाई को पता है, और कोई एक यहाँ 3 4 लोगों को पता है। आप बताएं, आपने हैंड रेज़ से होगा क्या प्रोसेस पता है? कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बता? पाइथन में कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? रॉ क्या है? ड्रॉप का। तो कैसे करेंगे बताएं? चलिए, और कोई बताए? और कोई? आपने अंडरस्टैंड रखा था? अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बिल्कुल इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो बिगनर है उसको भी समझ आ जाए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू में दूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज़ होती है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
उसको जो उसको पहले तोड़ देना है, पहले लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज क्यों यूज होती है? कोई भी लैंग्वेज कम्युनिकेशन। किस किस को उर्दू से मतलब कितनी लैंग्वेजेस